बिल्कुल, ये थंबनेल आपके लिए है बेटा। जान लगा दो या जाने दो, आईआईटी 2026 के एस्पिरेंट्स जो टारगेट कर रहे हैं 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स इन बायोलॉजी, तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं आपके 30 डे क्रैश कोर्स की सीरीज में, जहां पे आपको हम वन शॉट वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं हर चैप्टर का। तो हाई वेटेज चैप्टर है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले बच्चों। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, उसको आज डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, या हम उसकी स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स बच्चों डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है। वो प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं, वो फंजाई भी हैं, वो बैक्टीरियल सेल्स भी हैं, और वो माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस, वायरोइड्स और प्रोआयंस के फॉर्म में भी मिलते हैं, राइट। अब इनमें से कुछ के नाम आपने सुने होंगे, ठीक है, कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोन और आर्की बैक्टीरिया भी आपने सुना होगा। क्लियर। अब सेकंड चीज आती है कि दे आर ओमनी प्रेजेंट, यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह प्रेजेंट होते हैं, और डाइवर्स फॉर्म्स हैं। डाइवर्स फॉर्म का मतलब कि उनका जो साइज है ना बच्चों, साइज 0.1 mm से भी कम हो सकता है, 0.1 mm और लेस, इतना कम भी साइज उनका हो सकता है। क्लियर है बच्चों, याद रह जाएगी ये बात। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको पता है। तो रोड शेप हो सकते हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो कर सकते हैं। बैक्टीरियोफाज हैं, एडिनोवायरसेस हैं, टीएमवी फिर से रोड शेप बैक्टीरिया सॉरी वायरस होता है, जिसकी मैग्नीफाइड इमेज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे रोड शेप्ड और स्फेरिकल दोनों टाइप के बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहे हैं, और ओमनी प्रेजेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप नाम लीजिए किसी जगह का, वहां पे वो मिल जाएंगे। वो सोयल में भी मिलते हैं, वाटर में भी मिलते हैं, एयर में भी मिलते हैं, इवन इनसाइड आवर बॉडी, या बाकी दूसरे एनिमल और उनके जो प्लांट्स हैं उनके बॉडी में भी मिल जाते हैं। एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में मिलते हैं। थर्मोफाइल्स, थर्मस एक्विटिकस, जब आप पीसीआर पढ़ेंगे, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन पढ़ेंगे, वहां पे ये एंजाइम, वहां पे ये यूज होता है, ठीक है ना। एसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स, हाई सेलिनिटी, हाई टेम्परेचर, हर जगह ये मिल जाते हैं, ओमनी प्रेजेंट होते हैं। और ह्यूमन बॉडी में ही आप देखिए, पूरे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में ये प्रेजेंट है। आप नाम लेके देखिए, आपको वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। क्लियर है। और इनको ग्रो करना भी आसान है, न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो कर सकते हैं। वो इस तरह की कॉलोनीज बनाते हैं जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, और इसीलिए ये जो कॉलोनीज डेवलप की जाती हैं, दे आर वेरी यूजफुल इन स्टडी ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट they can cause various type of diseases in all type of organism, चाहे वो प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो डिजीज कॉजिंग भी होते हैं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस कॉज्ड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दे आर यूजफुल टू मैन इन डिफरेंट वेज, बहुत अलग अलग तरह से ह्यूमन बींग्स के लिए, मैन काइंड के लिए बेनिफिशियल भी है। तो आज हम इनका जो बेनिफिशियल पार्ट है उसका ही डिस्कशन करेंगे, और इस चैप्टर में इन 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे इनको डिस्कस करने वाले। हाउस होल्ड में, इंडस्ट्रीज में, सीवेज ट्रीटमेंट, बायोगैस प्रोडक्शन, बायो कंट्रोल एजेंट एंड एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो ये वाला पार्ट सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे घर में ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ये सबसे कॉमन चीजें हैं जो आप देखते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की। क्लियर। तो लैक्टोबैसिलस, और जिसको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में काम आता है, ठीक है, मिल्क की कोएगुलेशन में हेल्प करता है, और पार्शियली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन्स को। तो फ्रेश मिल्क को हम कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा इनोकुलम लेते हैं जिसको हम स्टार्टर भी कहते हैं, जिसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और ये उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि इनमें विटामिन B12 होता है, और स्टमक में ये पैथोजेंस की एंट्री को चेक करते हैं। कैसे होता है देखिए, कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है।
जो मिल्क प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन कौन सा होता है, चलो बताओ। मिल्क प्रोटीन इज कैसीन। तो जो मिल्क प्रोटीन है कैसीन, उसके डाइजेशन में हेल्प करेगा कैसीन, उसका पार्शियल डाइजेशन में हेल्प करेगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है। इसके अलावा और कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो इससे मिलते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में हम बात कर रहे हैं। और बाकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एक तो हमारा कर्ड हो गया। कर्ड ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है मिल्क से, क्योंकि उसमें विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 होता है जो उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इनहेंस कर देता है, इंप्रूव कर देता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनिक एसिड्स भी उसमें होते हैं। अब बाकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स मेनली मिलते हैं हमें माइक्रोब से। तो सबसे पहला बच्चों आ जाता है योगर्ट। आजकल के जो जेनजीज हैं उनको शायद पता होगा, पुराने लोगों को थोड़ा सा कम आइडिया है योगर्ट का। योगर्ट भी प्रोड्यूस होता है बाय कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अब यहाँ पे जो माइक्रोब यूज होता है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस। इस माइक्रोब की हेल्प से कर्डलिंग की जाती है। या लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस भी यूज कर सकते हैं। लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस भी यूज किया जा सकता है, दोनों में सेम रिजल्ट मिलता है। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस या लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस। याद रह जाएगा बच्चों कि टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन किया जाता है 45 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 आवर्स। 4 घंटे तक ये टेम्परेचर मेंटेन करके और फिर उसके बाद फ्लेवरिंग आ जाती है, उसमें फ्लेवर्ड हो जाता है। क्यों? तो उसमें लैक्टिक एसिड और एसिटल्डिहाइड डेवलप हो जाता है। लैक्टिक एसिड प्लस एसिटल्डिहाइड, उसका फ्लेवर आ जाता है। एसिटल्डिहाइड का फ्लेवर आ जाता है। क्लियर है बच्चों? याद रहेगा। अब इसको फ्रूट्स के साथ मिक्स करके भी खाया जाता है योगर्ट को। और कौन सा प्रोडक्ट मिलता है डेयरी में? बटर मिल्क। बटर मिल्क भी इसे ऑब्टेन किया जा सकता है डेयरी प्रोडक्ट्स में माइक्रोब से। ये भी एसिडिलेटेड प्रोडक्ट है। यहाँ पे सैक्रोमाइसिस सॉरी स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस यूज किया जाता है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस यूज कर सकते हैं या स्ट्रेप्टोकोकस क्रिमोरिस यूज किया जा सकता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस के डिफरेंट स्ट्रेन्स यूज की जा सकती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ बटर मिल्क। या ल्यूकोनोस्टोक यूज किया जा सकता है। ल्यूकोनोस्टोक भी यूज किया जाता है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद सोर क्रीम ऑब्टेन की जाती है। बटर मिल्क, सोर क्रीम, योगर्ट एंड कर्ड, मेनली 4 प्रोडक्ट्स है। इट इज ऑब्टेन बाय चर्निंग ऑफ मिल्क। चर्निंग ऑफ मिल्क, उसके उस प्रोसेस के थ्रू इसको ऑब्टेन किया जाता है। क्लियर है? यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस यूज करेंगे वापस से। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस इज यूज्ड। तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जहां पे इसको हम यूज करते हैं। सेकेंड चीज आती है माइक्रोब्स जहां पे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज किए जाते हैं, दैट इज चीज। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिल्क प्रोडक्ट्स प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द वाटर कंटेंट, चीज 3 टाइप का होता है। ये चीज क्या चीज है ये जान लीजिए। तो चीज 3 टाइप का हो गया डिपेंडिंग अपॉन वाटर कंटेंट। सॉफ्ट, अगर वाटर कंटेंट 50 से 80% तक है तो वो सॉफ्ट चीज होता है। सेमी सॉफ्ट या सेमी हार्ड कुछ भी कह सकते हैं। सेमी हार्ड नियरली 45% वाटर, 45% वाटर। एंड हार्ड चीज लेस देन 40% वाटर, लेस देन 40% वाटर अगर प्रेजेंट है। तो ये चीज 3 टाइप का होता है, सॉफ्ट, सेमी हार्ड एंड हार्ड। क्लियर? रॉ चीज को मिक्स किया जाता है कार्ड या लेमन जूस के साथ। अब ये आगे जाके जो प्रोसेसिंग करते हैं तो होता है अनराइपेंड चीज।
अनराइपेंड चीज, क्या फर्क है अनराइपेंड चीज और राइपेंड चीज में? अनराइपेंड चीज क्या होता है, या जिसको हम कोटेज चीज भी कहते हैं, कोटेज चीज, अनराइपेंड या कोटेज चीज। यहाँ पे सिंगल स्टेप फर्मेंटेशन होता है बच्चों, सिंगल स्टेप फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस इसमें यूज किया जा सकता है, या ल्यूकोनोस्टोक, ल्यूकोनोस्टोक या लैक्टोबैसिलस इज यूज्ड, लैक्टोबैसिलस सिंगल स्टेप फर्मेंटेशन। और दूसरा क्या होता है, राइपेंड चीज, सेकंड वन इज राइपेंड चीज। अब राइपेंड चीज में क्या 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 करना पड़ेगा, पकाना है तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, तो पहले उसको ब्राइन में डिप करेंगे, डिप्ड इन ब्राइन। ब्राइन क्या होता है बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डिप्ड इन ब्राइन। फिर उसकी मैचुरेशन की जाती है, वॉशिंग करके उसकी वाइपिंग, उसके बाद वॉशिंग की जाती है। तो मल्टी स्टेप प्रोसेस हो गई ना। एंड इट टेक्स 1 to 16 months, 1 to 16 months की पूरी प्रोसेस होती है, क्लियर। अब जो राइपेंड चीज का अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, तो आपका बेस्ट एग्जांपल है स्विस चीज, स्विस चीज। टॉम एंड जेरी देखा होगा, लार्ज होल्स होते हैं जिसमें, लार्ज होल्स होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं वो होल्स, ड्यू टू CO2, CO2 वहां से रिलीज होती है, वो कॉज कर देती है। ये किसकी वजह से होती है, ये बैक्टीरिया की वजह से बनता है, बैक्टीरिया की वजह से बनता है स्विस चीज, ठीक। तो ये दो बहुत कॉमन है, स्विस चीज एंड रॉकफोर्ड चीज। स्विस चीज में लार्ज होल किसकी वजह से हुए, प्रोडक्शन ऑफ CO2, और कौन सा बैक्टीरिया है, प्रोपिनियो बैक्टीरियम शेरमिनी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और रॉकफोर्टी चीज राइपेंड बाय ग्रोइंग फंगस, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। तो पेनिसिलियम रॉकफोर्टी से रॉकफोर्टी चीज मिला, और प्रोपेनियो प्रोपिनियो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमेनी से स्विस चीज मिला। तो दो प्रोडक्ट हमने अभी तक बात कर ली, डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर ली और ब्रेड की बात कर ली हमने, सॉरी चीज की बात कर ली। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेड की, ब्रेड, ब्रेड इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, बेकिंग इंडस्ट्री है एक तरह से ये, ठीक है। तो बेकर्स ईस्ट को यूज किया जाता है, बेकर्स ईस्ट किसको कहते हैं, बेकर्स ईस्ट इज सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, दिस इज बेकर्स ईस्ट, ठीक है। उनको मोलासिस पे ग्रो किया जाता है, ग्रोन ऑन मोलासिस, तो मोलासिस से ब्रेड मिलती है। अब सफिशिएंट ग्रोथ जब उनकी हो जाती है तो उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है और पाउडर और केक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग स्टेप्स होते हैं, मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है। लेवनिंग, लेवनिंग में 3 टाइप के एंजाइम्स यूज किए जाते हैं, अमाइलेज, माल्टेज, जाइमेज, तीनों के अपने अपने काम है, ठीक। ब्रेड के बाद डोसा, इडली, उपमा, ये प्रोडक्ट भी फर्मेंटेड, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स है जो माइक्रोब से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो फर्मेंटेड प्रिपरेशंस हैं ये, दीज आर फर्मेंटेड प्रिपरेशंस, किसकी, फर्मेंटेड प्रिपरेशंस ऑफ राइस एंड ब्लैक ग्राम, राइस एंड ब्लैक ग्राम, काले चने जिनको कहते हैं ना, उड़द जिसको कहते हैं, बल्कि उड़द, ठीक है। फर्मेंटेशन किया जाता है, इसमें कौन से माइक्रोब यूज किए जाते हैं, इसमें ल्यूकोनोस्टोक एंड स्ट्रेप्टोकोकस यूज किया जाता है, ल्यूकोनोस्टोक एंड स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस आर यूज्ड, क्लियर। तो ये आपके, उसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं, जैसे टोडी, टोडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, दिस इज टोडी, साउथ इंडिया में मिलता है ना, ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया का। सैप ऑफ पाम प्लांट्स, वहां से मिलता है टोडी, ठीक है।
रिफ्रेशिंग ड्रिंक होता है, लेकिन 24 आवर्स के बाद ये अनपैलेटेबल हो जाता है और इसको विनेगर प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज किया जाता है। इसमें नियरली 6% एल्कोहल होता है। सिमिलरली फर्मेंटेड बैम्बू शूट्स आर यूज, फर्मेंटेड फिश, फर्मेंटेड सोयाबीन, तो ये सारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, अब दो और इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं क्विकली बता देता हूं जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूज की जाती। एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन, ये भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स में के हेल्प से यूज की जाती है। प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबियल बायोमास एज सप्लीमेंट फूड, देखो दोबारा से सुनो, प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबियल बायोमास एज सप्लीमेंट फूड, तो स्पाइरुलिना बहुत वाइडली यूज किया जाता है। स्पाइरुलिना स्पेशली जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे स्पाइरुलिना यूज किया जाता है, यीस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है, क्योंकि इसके हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, जो यंग वन स्पेशली जो प्रोटीन डेफिशिएंसी से सफर करते हैं उनके लिए स्पाइरुलिना वाइडली यूज किया जाता है। सिंगल सेल प्रोटीन में स्पाइरुलिना यूज किया जाता है बच्चों, याद रहेगा आपको। HCP is also used in reducing environmental pollution, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हो गए, क्लियर। एनवायरमेंटल पोल्यूशन को भी रिड्यूस करता है। और आजकल एक और वर्ड बहुत फेमस है, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स ये क्या होता है? लाइव बैक्टीरिया एंड यीस्ट वर टेकन एज हेल्थ ड्रिंक, लाइव बैक्टीरिया एंड यीस्ट, बैक्टीरिया एंड यीस्ट टेकन एज हेल्थ ड्रिंक, टेकन एज हेल्थ ड्रिंक। ठीक है जी बच्चों, याद रहेगा। गट के लिए बहुत अच्छे होते हैं प्रोबायोटिक्स, तो इसमें वो बहुत सारी स्पीशीज को यूज किया जाता है। लैक्टोबैसिलस आप देख लीजिए, इसमें आपको उसको बैसिलस की स्पीशीज देख लीजिए, सैक्रोमाइसिस स्पीशीज देख लीजिए, तो ये सारे बैसिलस, सैक्रोमाइसिस, ये एज ए प्रोबायोटिक्स इनको यूज किया जाता है, गट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो बच्चों ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप यहां से समराइज करके भी रिवाइज कर सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेन मेन मैंने आपको सारे यहाँ पे जो एनसीईआरटी में स्पेशली है, कौन सा माइक्रोब उसके लिए यूज होता है और उसका क्या यूज है हमारे डे टू डे लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में, हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में उसका क्या यूज है, यहां से आप देख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? कार्ड से लेके हमने ब्रेड, इडली डोसा, टोडी, स्विस चीज, रॉकफोर्ट चीज, सारे के सारे इसमें इंक्लूड कर दिए। ये हमारा अल्टीमेट एम है कि कंसेप्ट आपके क्लियर हो, आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो, तो आपकी जर्नी जो है 100% हो जाएगी, एग्जाम्स में बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है ना। जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं बच्चों। जब माइक्रोब्स को यूज करके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं तो माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए बहुत बड़े बड़े वेसल्स बच्चों यूज किए जाते हैं, एंड दीज वेसल्स आर नोन एज फर्मेंटर्स। क्लियर है? तो इस सेशन में हम जो बात करने वाले हैं, जिन प्रोडक्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले आएगा फर्मेंटेड बेवरेजेस, उसके बाद एंटीबायोटिक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस की, और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से। अब एक बार आप लोग बताइए मुझे, व्हाट इज फर्मेंटेशन? 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो होता है उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। और लुइस पास्चर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि भैया, चाहे हम बियर की बात करें, चाहे हम बटर मिल्क की बात करें, ये कैसे हैं? फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, यीस्ट या यीस्ट जैसे ऑर्गेनिजम्स के। क्लियर है बच्चों? ये बात समझ में आ गई कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स हैं जैसे बियर या बटर मिल्क जैसे प्रोडक्ट जो यीस्ट और उसके जैसे मॉलिक्यूल से बनाए जाते हैं।
अब अगर हम बात करें अल्कोहलिक बेवरेजेस की, तो ये दो तरह के होते हैं बेटा, डिस्टिल्ड एंड नॉन डिस्टिल्ड। ठीक है, डिस्टिल्ड एंड नॉन डिस्टिल्ड। नॉन डिस्टिल्ड और डिस्टिल्ड में फर्क सिर्फ इतना ही है, डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है एक में और एक में डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं होती है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा डिस्टिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो बियर, वाइन, ये कैसे हैं, नॉन डिस्टिल्ड प्रोडक्ट्स हैं। बियर में अल्कोहलिक कंटेंट होता है 3 to 6%, जबकि वाइन में ये 9 to 12% तक हो सकता है, 9 to 12% हो सकता है। ठीक है, दूसरी तरफ जो हमारे डिस्टिल्ड प्रोडक्ट्स हैं, डिस्टिल्ड प्रोडक्ट्स जिनको हम हार्ड लिकर्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज हार्ड लिकर्स। और फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, इसमें आपका क्या आ जाता है, आपका आ जाता है जिन आ जाती है, आपकी रम आ जाती है और ब्रांडी आ जाती है। अब इनमें भी अल्कोहलिक कंटेंट वेरी करता है, जिनमें 40% अल्कोहल होता है, रम में भी 40% अल्कोहल होता है, जबकि ब्रांडी में ये 60 to 70% तक पहुंच जाता है। तो ये नॉन डिस्टिल्ड और डिस्टिल्ड, हार्ड और सॉफ्ट लिकर्स की बात होगी। क्लियर है बच्चों, रेक्टिफाइड स्पिरिट 95% अल्कोहल होता है और एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% होता है। इसके अलावा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के टाइम पर कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, देयर आर सर्टेन बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। उन बाय प्रोडक्ट्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, जैसे CO2 रिलीज होती है यहाँ पे। ठीक है, यीस्ट प्रोड्यूस होता है और उसके अलावा बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट जैसे एसिटिक एसिड, पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड, इस तरह की सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं। तो फर्मेंटेड बेवरेजेस में कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, जिसको ब्रूअर्स यीस्ट कहते हैं, को यूज करके माल्टेड सीरियल्स का फर्मेंटेशन करते हैं, फ्रूट जूसेस का फर्मेंटेशन करते हैं, जिससे इथेनॉल प्रोड्यूस हो जाता है। तो वाइन और बियर जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्टिल डिस्टिलेशन नहीं किया जाता, तो ये नॉन डिस्टिल्ड में आ जाते हैं, जबकि विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, दे आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, तो ये डिस्टिल्ड बेवरेजेस में आते हैं। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई इफ बट, कोई समस्या? सेकंड टाइप में जाने से पहले आपको इसकी ओवरऑल रिएक्शन भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि जो ग्लूकोज है उसका क्या हो गया, अनारोबिक ब्रेकडाउन हो गया, अनारोबिक ब्रेकडाउन। तो उससे क्या प्रोड्यूस हुआ, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज्ड। तो बाय प्रोडक्ट की हमने बात करी थी, तो बाय प्रोडक्ट यही होता है इसमें। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। सेकंड यूज आ जाता है एंटीबायोटिक्स। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटी का मतलब अगेंस्ट, सॉरी अगेंस्ट, एंड बायोटिक का मतलब लाइफ, तो अगेंस्ट लाइफ ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। सो एंटीबायोटिक्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं, जो किल कर देते हैं या रिड्यूस कर देते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पैथोजन। पैथोजन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है। तो प्लेग, वूफिंग कफ, डिप्थीरिया, लेप्रोसी जैसे डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स वाइडली यूज की जाती हैं। अब बात यह आ जाती है बच्चों, who coined the term antibiotic? Antibiotics term was coined by वॉक्समैन। वॉक्समैन ने सबसे पहले वर्ड यूज किया। ठीक है, और पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक यूज। किसने बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सिंपल वर्ड्स में आप फ्लेमिंग भी याद रख सकते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाई थी। किससे बनाई थी, अब पेनिसिलिन भी दो टाइप का होता है। पेनिसिलिन नोटेटम से बनाई थी, पेनिसिलिन नोटेटम से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले, ये अलग लगाएगा बेटा, सबसे पहले पेनिसिलिन बनाई। ठीक है, लेकिन इसको व्हाट यू से केमिकली या कमर्शियली, कमर्शियली यूज किया तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने, फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी। फ्लेमिंग के साथ कौन आ गया, दो साइंटिस्ट और आ गए, चेन एंड
फ्लोरी भी आ गए। चेन एंड फ्लोरी ने मेनली इसको कमर्शियली एक्सट्रैक्ट किया था, या कमर्शियल प्रोडक्शन इन्होंने स्टार्ट किया, एंड तो गॉट नोबेल प्राइज फॉर दैट। क्लियर? अब आप क्या बता सकते हैं कि दूसरी जो वैरायटी है आजकल जो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है वो कौन सी होती है? पेनिसिलियम की दूसरी वैरायटी भाई नोटेटम, तो सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने यूज किया, एंटीबायोटिक वर्ड यूज कर दिया वॉक्समैन ने, चेन और फ्लोरी ने उसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। तो ये कमर्शियल प्रोडक्शन जो स्टार्ट हुआ उसमें कौन सा पेनिसिलिन यूज किया गया था, आपको ये बताना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है? अब जो एंटीबायोटिक्स हैं बेटा, एंटीबायोटिक्स दो तरह के होते हैं, स्पेसिफिक एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। स्पेसिफिक एंटीबायोटिक एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, क्या फर्क है दोनों में? नाम से भी आपको आइडिया आ जाएगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऐसे एंटीबायोटिक जो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किल कर सकती है लार्ज नंबर ऑफ पैथोजन, इफेक्टिव अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पैथोजन्स, मैनी पैथोजन्स। वो स्पेसिफिक नहीं है कि भाई इसी को खत्म करेगी, ठीक है ना? ऐसे पैथोजन तो डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनके अगेंस्ट स्पेसिफिक है, और ये टारगेटेड है, टारगेटेड है, स्पेसिफिक है, इफेक्टिव अगेंस्ट, इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट वन टाइप ऑफ पैथोजन। तो एक टाइप के पैथोजन के लिए इफेक्टिव होगी तो स्पेसिफिक, और बहुत सारों के लिए होगी तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ये दो टाइप की एंटीबायोटिक्स होगी, ठीक है? अब व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड एंटीबायोटिक? किस एंटीबायोटिक को हम गुड एंटीबायोटिक कह सकते हैं? नो साइड इफेक्ट, उसका साइड इफेक्ट ना हो, स्पेशली टू अदर ऑर्गेनिजम्स और इवन होस्ट ऑर्गेनिज्म। नो साइड इफेक्ट, हार्मलेस टू अदर ऑर्गेनिजम्स, नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? क्विक मोड ऑफ एक्शन, क्विक एक्शन, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी होनी चाहिए। तो अगर ये फीचर्स हैं एक एंटीबायोटिक में कि क्विक एक्शन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, साइड इफेक्ट नहीं है, हार्मलेस है टू अदर ऑर्गेनिजम्स, तो उसको हम एक अच्छी एंटीबायोटिक कह देते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है कि एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल पैथोजेंस, ठीक है ना? वायरस वायरसेस के अगेंस्ट बहुत कम इफेक्ट शो करते हैं, और कुछ टाइम के बाद रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाता है अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, ठीक है? तो दिस इज रिगार्डिंग एंटीबायोटिक। उसके बाद इसको अगर हम समराइज करें तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम पे काम किया, ठीक है, कि जो स्टेफाइलोकोकस है वो ग्रो नहीं करता मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम पे कल्चर प्लेट्स में, तो वहां से उन्होंने पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट किया। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसके बाद ये दोनों साइंटिस्ट आ गए, चेन एंड फ्लोरी, ठीक है, और इन तीनों को मिला के फिर नोबेल प्राइज मिला 1945 का। तो ये ओवरऑल समरी है, ठीक है? ओरिजिनल जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया फ्लेमिंग ने, और ये मॉडर्न एक्सपेरिमेंट जिसको स्ट्रीक कल्चर भी कहा जाता है। अब मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी पेनिसिलिन की वैरायटी यूज की जाती है, क्राइसोथैंथम यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, केमिकल्स। अब इसमें कई सारी चीजें हैं, केमिकल्स भी हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स भी हैं, एंजाइम्स हैं, बायोएक्टिव एजेंट्स भी हैं, तो एक एक करके हम सबके बात करेंगे। तो केमिकल्स में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की। ऑर्गेनिक एसिड्स की, व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड्स? कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स यहाँ से मिलते हैं? सबसे कॉमन, सबसे वाइडली यूज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ से प्रोडक्ट होता है, प्रोड्यूस होता है, सॉरी, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम ग्लूकोज, ये इथेनॉल हो गया, C2H5OH, इथेनॉल हो गया। अब इथेनॉल पे से जब ऑक्सीजन पास की जाती है, अब यहाँ पे माइक्रोब कौन सा होता है? यहाँ पे माइक्रोब बच्चों होता है एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर, ये याद रखना, एसिटोबैक्टर हेल्प करता है इथेनॉल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करने में। दिस इज एसिटिक एसिड,
CH3COH। क्लियर। अब जैसे ही 10 to 13% एसिटिक एसिड बन जाता है, इस लिक्विड को फिल्टर कर लिया जाता है और वो यूज किया जाता है फॉर राइपनिंग ऑफ विनेगर। तो टाइप एंड क्वालिटी ऑफ विनेगर डिपेंड अपॉन द सबस्ट्रेट यूज्ड फॉर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। उसके अलावा सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड भी ऑब्टेन किए जाते हैं। तो ये एक लिस्ट है। एस्परजिलस नाइजर से, जो कि एक फंगस है, सिट्रिक एसिड ऑब्टेन होगा। एसिटोबैक्टर एसिटी से, बैक्टीरिया से एसिटिक एसिड होगा। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया है, ब्यूटाइरिक एसिड मिल जाएगा। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी फंगस से इथेनॉल मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स हैं विच आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स। क्लियर हो गई बात बच्चों, यहां तक कोई समस्या? उसके बाद आ जाता है एंजाइम्स। एंजाइम्स आर प्रोटीनियस सब्सटेंसेस हैविंग बायोलॉजिकल ओरिजिन एंड दे कैटलाइज ए केमिकल रिएक्शन। कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीनियस नेचर में होते हैं, बायोलॉजिकल ओरिजिन है एंड एक्ट्स एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कि ऐसा सब्सटेंस which increases rate of a chemical reaction without undergoing any chemical change। कि खुद में कोई चेंज नहीं आता उसमें, लेकिन केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। क्लियर है बच्चों? तो एंजाइम्स में बहुत सारे ग्रुप्स हैं। लाइपेज फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स में उसको यूज किया जाता है एंड दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैंडिडा लाइपोलाइटिका। पैक्टिनेज प्रोटीजेज प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम्स हैं, जो क्लियरिंग ऑफ पैक्ड जूसेस होते हैं, एस्परजिलस नाइजर से मिलता है। अब यहाँ पे कई बार एक क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जो हम घर में जूस निकालते हैं वो इतना क्लियर नहीं होता, लेकिन जो बोटल्ड जूस होता है, पैक्ड जूस जो आता है, वहाँ वो बहुत ज्यादा क्लियर होता है, क्योंकि वहां पे बच्चों ये एंजाइम्स उसमें ऐड कर दिए जाते हैं, प्रोटीजेस एक्टिनेसेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, एक्ट्स एज क्लोट बस्टर, स्ट्रेप्टोकोकस से ऑब्टेन किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस ध्यान रखना है आपको। तो अभी तक हमने क्या बात करी? हमने ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करी, एस्परजिलस नाइजर, एसिटोबैक्टर एसिटी, क्लोस्ट्रिडियम बुटाइलिकम, लैक्टोबैसिलस। उसके बाद अल्कोहल की हमने बात कर ली, जिससे इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। एंजाइम्स की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि क्लोज बस्टर की तरह यूज किया जाता है टू रिमूव क्लोट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट, जिसको मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो जाता है। ठीक है ना। लाइपेज को डिटर्जेंट्स में यूज किया जाता है, तो जो ऑयली स्टेन्स, जो दाग पड़ जाते हैं, ऑयली स्पॉट्स हो जाते हैं हमारे क्लोथ्स पे, उनको रिमूव करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और बताने वाला हूं। बायोएक्टिव एजेंट्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, साइक्लोस्पोरिन ए। सोर्स दोनों के याद रखने हैं, फंक्शन दोनों का याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम फंगस है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से क्या मिलता है? साइक्लोस्पोरिन ए। एंड इट इज यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ठीक है, फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जिससे ऑर्गन फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है स्टैटिन्स, मोनास्कस परप्यूरस। यीस्ट से मिलता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, दे आर इनहिबिट, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करता है। ये क्या करता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करता है। एंजाइम से पढ़ा है ना हमने 11th क्लास में, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेराइल रिडक्टेज के साथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस रुक जाती है। क्लियर है बच्चों? तो हमने यही तो कहा था कि किस किस की बात करेंगे, हम किस किस की बात करेंगे। हमने ऑर्गेनिक एसिड्स की बात कर ली, हमने एंजाइम्स की बात करी, और हमने बायोएक्टिव एजेंट्स डिस्कस कर लिए। क्लियर? तो साइक्लोस्पोरिन है, ये तीन हमने पहले देख लिए थे, ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल एंड एंजाइम्स। उसके बाद साइक्लोस्पोरिन है, बायोएक्टिव एजेंट या मॉलिक्यूल। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम इसको प्रोड्यूस करता है, फंगस है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह एक्ट करता है। स्टैटिन्स, मोनास्कस परप्यूरियस, यीस्ट है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है।
इट इनहिबिट्स द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। मैंने बताया ना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करता है कि इसके साथ बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, तो बेटा ये सारे के सारे यूजेस हैं, ये सारे के सारे यूजेस हैं माइक्रोब्स के इन अ डिफरेंट इंडस्ट्रीज। और अब बारी है सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स को कैसे यूटिलाइज करके उसको ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात आती है बेटा, व्हाट इज सीवेज। डोमेस्टिक वेस्ट जो होता है हमारा, डोमेस्टिक वेस्ट जिसको हम हाउस होल्ड वेस्ट भी कह सकते हैं, उसको नॉर्मली हम कहते हैं सीवेज, राइट। इस सीवेज में 99% होता है वाटर, इट कंटेन्स 99% वाटर। लेकिन इसके साथ साथ इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा के अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट भी होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट और पैथोजेनिक बैक्टीरिया विच कैन बी हार्मफुल फॉर अस और विच आर हार्मफुल फॉर अस। तो इसको हम डायरेक्टली वाटर बॉडीज में, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में या दूसरी वाटर बॉडीज में नहीं पास कर सकते। इसको लेस पोल्यूटिंग किया जाता है बाय पासिंग इट थ्रू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपीज में इसको पहले पास किया जाता है एंड देन इट इज मेड यूजफुल। तो जो सीवेज है, जो म्यूनिसिपल वेस्ट है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर माइक्रोब्स प्रेजेंट है, उसको हम कहाँ भेज रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, जिससे वो कम पोल्यूटिंग हो जाए। और ये प्रोसेस दो स्टेजेस में की जाती है, प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसको फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है एंड सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। म्यूनिसिपल वेस्ट में जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे इनको मेनली यूज किया जाता है, हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स जो सीवेज में प्रेजेंट हैं उसकी हेल्प से इसको लेस पोल्यूटिंग किया जाता है। क्लियर है ना बच्चों। अब पहली बात आ जाती है फिजिकल और प्राइमरी ट्रीटमेंट। फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स हैं उनको कैसे सेपरेट करें। सबसे पहले इसमें फ्लोटिंग और सस्पेंडेड सॉलिड मटेरियल होता है। यहाँ पे दो प्रोसेस यूज किए जाएंगे बच्चों, यहाँ पे दो प्रोसेस होती है, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है। ये स्पेशल सेटलिंग टैंक और ग्रिट चैम्बर्स में यूज किया जाता है। अब व्हाट इज ग्रिट, सोयल और स्मॉल पेबल्स जिनको रिमूव किया जाता है सेडिमेंटेशन के थ्रू, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, ग्रिट कहलाते हैं। अब ये हैवी पार्टिकल्स होते तो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, जबकि जो फ्लोटिंग डेब्रिस है जो ऊपर की तरफ रहता है उसको सिक्वेशनल फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव किया जाता है। तो अब यहाँ पे दो चीजें या दो पार्ट बन जाते हैं बेटा, यहाँ पे दो पार्ट बन जाते हैं। अगर हम देखें तो क्या क्या है हमारे पास, एक तरफ हमारे पास है ये एक हमने चैम्बर मान लिया। अब यहाँ पे जो हैवी पार्टिकल्स हैं, पेबल्स हैं, सॉलिड है, वो नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। और जो लाइट पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो ऊपर रह जाएंगे, जिसको हम सुपर नेटेंट कहते हैं, सुपर नेटेंट। और हैवी पार्टिकल्स जो ग्रिट था वो कहाँ चला गया, कहाँ सेटल डाउन हो गया, इन पैलेट। तो जो ऊपर का पार्ट है उसको हम एफ्लुएंट कहेंगे, राइट। तो यहां तक बात समझ में आई। ये जो ऊपर का पार्ट है जो सुपरनेटेंट है वो क्या कहला रहा है, इफ्लुएंट। और जो सेडिमेंटेशन है वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी स्लज। ये क्या हो गया, प्राइमरी स्लज। अब प्राइमरी स्लज को तो वहीं रहने दिया जाएगा और जो एफ्लुएंट है उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आगे भेजा जाता है। इट इज सेंट फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहेंगे। क्लियर है बच्चों। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया, फिजिकल रिमूवल कर दिया पार्टिकल्स का,
जहाँ पे जो फ्लोटिंग डेब्रिस है, जो लाइट पार्टिकल्स हैं, उनको सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कर दिया, और जो ग्रिट था, जो हैवी पार्टिकल थे, सोइल और स्मॉल पेबल्स, उनको सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल डाउन होने दिया। तो ये क्या हो गया हमारा ग्रिट वाला पार्ट, हम इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी स्लज, और आगे जो चला गया वो क्या कहलाएगा, एफ्लुएंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में 3 वर्ड आपको याद होना चाहिए, एक्टिवेटेड स्लज, ऑक्सीडेशन टैंक एंड ट्रिकलिंग फिल्टर। ये 3 वर्ड आपको क्लियर कट पता होने चाहिए। क्या होते हैं ये? बहुत सारे मेथड हैं जिसके थ्रू सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें ऑक्सीडेशन टैंक हो सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, ट्रिकलिंग फिल्टर सिस्टम हो सकता है, और एक्टिवेटेड स्लज हो सकता है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस किसमें की जाती है? अब जो हमारा व्हाट यू से प्राइमरी एफ्लुएंट था, जो हमारा प्राइमरी एफ्लुएंट था, उसको अगले चैम्बर में भेज दिया गया, जिसको हम कहते हैं एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक में क्या आ गया हमारा, प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज को प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद यहाँ पे पास ऑन कर दिया गया। क्लियर है बच्चों? अब लिक्विड को कॉन्स्टेंटली एजिटेट किया जाएगा, हिलाया जाएगा, मिक्स किया जाएगा। यहाँ पे एयर पंप भी की जा सकती है बाहर से, और जो एक्टिवेटेड स्लज था, जो पहले से हमने सेपरेशन किया था, वहां पे जो एक्टिवेटेड स्लज मिला, उसको भी यूज किया जा सकता है एज इनोक्यूलम। जैसे मिल्क से कर्ड की फॉर्मेशन करते तो उसमें इनोक्यूलम स्टार्टर ऐड करते हैं ना, थोड़ा सा सॉरी। तो उसी तरह इनोक्यूलम ऐड किया जा सकता है प्रीवियस एक्टिवेटेड स्लज का, जिससे डिकम्पोजिशन प्रोसेस फास्ट हो जाए। और ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एरोबिक हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स। एरोबिक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, हेट्रोट्रोपिक है, हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स की हेल्प से किया जाएगा। क्लियर है बच्चों? एरिएशन टैंक में ये बहुत सारे एरोबिक हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स ऐड कर दिए जाते हैं। बैक्टीरिया हो सकते हैं अलग अलग टाइप के, यीस्ट हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं। तो इनको क्या कह दिया जाएगा उसके बाद, दे आर नोन एज फ्लोक्स। तो अब क्या हुआ है देखो, प्राइमरी एफ्लुएंट को हमने एरिएशन टैंक में पास कर दिया, जहां पे कॉन्स्टेंटली उसको एजिटेट किया गया, एयर पंप की गई इसमें से, और ये सारा प्रोसेस हो रहा है विद हेल्प ऑफ एरोबिक हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स, जो बना देते हैं फ्लोक। व्हाट इज फ्लोक? व्हाट इज फ्लोक? फ्लोक बच्चों, जस्ट सेकंड कलर चेंज कर देते हैं। व्हाट इज फ्लोक? मास ऑफ बैक्टीरिया, मास ऑफ बैक्टीरिया along with slime and fungal filament, slime and fungal filament। तो उससे क्या हो जाता है, ये इस तरह की जो कि आप डायग्राम में देख रहे हो, मैश लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, फ्लोक्स कहते हैं। अब फ्लोक क्या करते हैं, ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसको माइक्रोबियल बायोमास में चेंज कर देते हैं, माइक्रोबियल बायोमास में चेंज कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, बीओडी घट जाती है। दीज माइक्रोब्स इंक्रीज द डाइजेशन, और उसकी वजह से बीओडी बायोलॉजिकल केमिकल डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। व्हाट इज बीओडी एंड व्हाट इज सीओडी? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी होती है। तो व्हाट इज बीओडी? बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय द बैक्टीरिया। कि 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर था, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, वो हमारी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। एंड इट इज इनडायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ pollution। It is indirect measure the amount of organic matter present in the water। जितनी ज्यादा बीओडी होगी, उतना ज्यादा वाटर पोल्यूटेड होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बीओडी को डिक्रीज किया, मतलब पोल्यूशन लेवल को हमने डिक्रीज कर दिया। अब
जैसे ही बीओडी 10 to 15% तक पहुंच जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, सॉरी, अब जो एफ्लुएंट था उसको पास कर दिया जाएगा अगले टैंक में। ये अब फ्लो का काम खत्म हो गया, अब फ्लो सेडिमेंटेशन के थ्रू सेटल डाउन हो जाएंगे, और अब इस सेडिमेंट को कह देंगे एक्टिवेटेड स्लज, जिसको हमने क्या कहा था, एक्टिवेटेड स्लज को यूज किया जाता है एज इनोकुलम। अगली बार जब करेंगे तो इसको एज स्टार्टर यूज कर लेंगे, और बाकी का अनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में पास कर देंगे। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने, एक सेकेंड, एक नई स्लाइड आपके लिए कर देते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया है, अभी तक जो हमने देखा है कि सबसे पहले प्राइमरी एफ्लुएंट आया, प्राइमरी एफ्लुएंट को हमने एक बड़े से एरिएशन टैंक में भेज दिया, जहां पे मैकेनिकल एजिटेशन हुआ, एयर पंप की गई, ठीक है, प्लस यहाँ पे ऐड कर दिए बैक्टीरिया, एरोबिक हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया ऐड कर दिए, जिससे फ्लोक की फॉर्मेशन हो गई, जो बीओडी को रिड्यूस कर देते हैं 10 to 15%। बीओडी एक बार 10 to 15% रिड्यूस हो गई तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसके दो पार्ट हो जाएंगे। इसका सेडिमेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, ये सेडिमेंट जो बन गया था वो क्या कहलाएगा, एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे, एक्टिवेटेड स्लज। अब एक्टिवेटेड स्लज का एक पार्ट तो हम एज अ इनोक्यूलट इनोक्यूलम यूज करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, और जो बाकी है, जो सारा का सारा बच गया, उसको भेज देंगे अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, बाकी का सारा भेज देंगे अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब देखो बीओडी का क्या इफेक्ट होता है, बीओडी कैसे काम करता है। बीओडी वाटर में प्रेजेंट है, इंडिकेटर है पोल्यूशन का, है ना, और ये जो हमारे माइक्रोब्स हैं उसको सरवाइव करने के लिए कोई एरोबिक हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया यूज करते हैं उस ऑक्सीजन को, ठीक है, और ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाती है वाटर में, क्लियर। अब स्लज को पास कर दिया गया अनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जहां पे अनाएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है। अभी तक एरोबिक हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब हम यूज कर रहे थे, अब अनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेंगे ऑर्गेनिक मास को, साथ में एरोबिक माइक्रोब्स और फंजाई भी यूज होंगे। अब इसमें जो नॉर्मली यूज किए जाते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, जो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, अगले पार्ट में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें मीथेन होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मीथेन, H2S एंड CO2। मीथेन मेन गैस है जो बायोगैस प्लांट में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब इफ्लुएंट जो बचा है इसका, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद उसको रिलीज कर दिया जाता है वाटर बॉडीज। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, लेकिन आज तक भी, इतने सालों के बाद भी, कोई मैन मेड टेक्नोलॉजी हम अवेलेबल मतलब डेवलप नहीं कर पाए, ठीक है। तो पूरी प्रोसेस को अगर हम समराइज करें तो देखो क्या था, सीवेज था, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हुआ, प्राइमरी स्लज बना और प्राइमरी एफ्लुएंट बना। प्राइमरी स्लज क्या हो गया, उसको हमने भेज दिया एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। प्राइमरी एफ्लुएंट को हमने कहाँ भेजा, एरिएशन टैंक में, जहाँ पे फ्लोक्स बने, एनारोबिक डाइजेशन हुआ, बीओडी रिड्यूस हो गई, उसके दो पार्ट कर दिए। सेकेंडरी एफ्लुएंट जो वाटर बॉडी में हम रिलीज कर देंगे, और एक्टिवेटेड स्लज जो बना उसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया यूज होते हैं, जहाँ पे क्या यूज होती है, बायोगैस प्रोड्यूस होती है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2 का कॉम्बिनेशन, बायोगैस। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। ये ओवरऑल व्यू है, प्राइमरी एफ्लुएंट एरिएशन टैंक में गया, एरोबिक हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स को यूज किया गया, बाहर से एयर सप्लाई की जरूरत पड़ी तो वो कर दी, एजिटेशन किया, एरोबिक बैक्टीरिया फ्लोक बना देते हैं जो कंज्यूम कर लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, बीओडी 10 to 15% रिड्यूस हो जाती है। ठीक है जी, अब जो एफ्लुएंट था उसको सेटलिंग टैंक में भेज दिया, ठीक है,
फ्लोक्स जो एक्टिवेटेड स्लज बनाते हैं उसको एज ए स्टार्टर इनोकुलम यूज किया जा सकता है नेक्स्ट टाइम एरिएशन टैंक में, और बाकी को भेज दिया हमने एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जहां पे अनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं स्लज को, बायोगैस प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? अब एक और प्रॉब्लम है कि हमारी जो रिवर्स हैं उनकी हालत आप सबने देखी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट उन्होंने स्टार्ट किया गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान कि इन रिवर्स को वाटर पोल्यूशन से कैसे बचाया जाए, क्या टेक्निक्स, क्या प्रोसेसेस हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो नेचुरल रिवर कंजर्वेशन प्लान एनआरसीपी जिसको कहते हैं, गवर्नमेंट का एक एक्शन था टू कंजर्व वाटर बॉडीज, 1995 में स्टार्ट हुआ टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी ऑफ रिवर्स, जो कि मेजर सोर्स है फ्रेश वाटर का हमारे देश में। तो जो मेजर असाइनमेंट्स नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान ने स्टार्ट किए कि कैप्चर करना रो सीवेज जो फ्लो करता है रिवर्स में, जो ओपन ड्रेन्स के थ्रू, तो उसको डाइवर्ट करें ट्रीटमेंट के लिए, उसका एसटीपीज में ट्रीटमेंट करें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा दें जिससे उसको इफेक्टिव वे में पोल्यूशन उसका रिड्यूस किया जा सके। और कंस्ट्रक्शन हो लो कोस्ट सैनिटेशन टॉयलेट्स का, जिससे ओपन डिफिकेशन या रिवर बैंक के आसपास जो डिफिकेशन होता है उसको रोका जा सके। गंगा एक्शन प्लान 14 जनवरी 1986, देखो अब कितना टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 40 इयर्स हो गए, ऑलमोस्ट 40 इयर्स। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू improve the water quality of river Ganga by interception, diversion and treatment of domestic sewage and to identify grossly polluting units to prevent pollution। इसलिए एक मेजर एक्शन में जो रिवर गंगा के बैंक्स पे जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी उनको भी ट्रांसफर किया गया। उसी तरह यमुना एक्शन प्लान स्टार्ट हुआ अप्रैल 1993 में टू बिल्ड लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। दिल्ली के आसपास आपने सुना होगा बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए। तो ये दो एक्शन प्लान्स थे, गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान्स। मेन ऑब्जेक्टिव्स आप यहाँ पे समराइज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 350 करोड़ रुपए इस फेज 1 जो 1986 में स्टार्ट हुआ था उसके लिए दिए गए थे। ठीक है, तो क्या था, एसटीपीज बनाए जाए, सैनिटेशन फैसिलिटीज बनाई जाए उन लोगों के लिए जो गंगा के आसपास रहते हैं, क्रिमेटोरियम्स इंस्टॉल किए जाए, डिफोरेस्टेशन को कम किया जाए, प्लांटेशन बढ़ाया जाए और अवेयरनेस के थ्रू लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए इन क्लीनिंग द रिवर्स। ठीक है, इसी तरह बीओडी को कम किया जाए, 12 मिलीग्राम पर लीटर से 4 मिलीग्राम पर लीटर तक लाया जाए। ठीक है, 160 425 में से सिर्फ 160 जो यूनिट्स हैं कानपुर और उसके आसपास और वाराणसी में 160 में से 100 उन्होंने इंटरसेप्शन और डाइवर्जन स्टेप्स को अडॉप्ट किया आफ्टर फेज 1 रिजल्ट। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका शॉर्ट एंड स्वीट हो गया। अगर आपको प्रीवियस टॉपिक्स के देखने हैं कि माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज की बात करी थी हमने सेशन में, ये हमने माइक्रोब्स की बात करी थी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। नाउ इट्स टर्न फॉर फोर्थ पार्ट, दैट इज बायोगैस प्रोडक्शन। तो सबसे पहले बात आती है बेटा कि व्हाट इज बायोगैस। एक टर्म जो यूज की जाती है फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेज, जहां पे मेनली मीथेन प्रेजेंट होती है, विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल सिंपलर फॉर्म। अब जो वेस्ट होता है वो डोमेस्टिक या एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, और जो गैस प्रोड्यूस होती है वो कंबस्टेबल है, उसको एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, और जो डाइजेशन होता है दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। क्लियर है बच्चों? तो एक ऐसा मिक्सचर गैसेस का जिसमें मेनली मीथेन है एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स लाइक मिथेनोजेंस विद द हेल्प ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मीथेन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसी गैसेस भी इसमें प्रेजेंट होती हैं एंड इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग। जो
कैटल डंग है, जो गोबर है जिसको हम कहते हैं हिंदी में, उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। सो काउ डंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस। क्लियर है बच्चों? अब अगर कंपोजिशन की बात करें तो इट कंटेन्स 50 to 70% मीथेन। उसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, ये वेरी करता है 25 to 35 या 30 to 40%। नाइट्रोजन 2 to 7%, हाइड्रोजन 1 to 5% एंड फाइनली ऑक्सीजन जो ट्रेसेस में प्रेजेंट होती है। अब बहुत सारे अलग अलग टाइप के बायोगैस या जिसको हम गोबर गैस प्लांट्स कहते हैं, वो यूज होते हैं हमारे देश में। Not only a cheap source of energy, but also help to reduce pollution, improve health conditions, sanitation conditions. तो इन गोबर गैस प्लांट्स का जो डिजाइन है, इट वाज डेवलप्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन कोलैबोरेशन विद केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इन दोनों ने मिलके इसका डिजाइन तैयार किया बच्चों। बात समझ में आ गई? अब जो बायोगैस प्रोडक्शन होता है वो 3 स्टेप्स में होता है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में एंजाइमेटिकली ब्रेकडाउन होता है, अनाएरोबिक डाइजेशन होता है, जहां पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर स्मॉल सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देन जो सिंपल कंपाउंड्स बने वो फर्मेंटेशन के थ्रू ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड फाइनली ऑर्गेनिक एसिड्स पे ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया एक्ट करेंगे और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। तो 3 स्टेप में ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। अगर हम बात करें थोड़ी सी डिटेल में, तो सबसे पहला पार्ट है, या मैं आपको कहूं कि जो सबसे पहला स्टेप है, उसके लिए मैं अलग से स्लाइड आपके लिए ले लेता हूं, जस्ट ए सेकेंड। जो पहला स्टेप है दैट इज सोल्यूबलाइजेशन। सोल्यूबलाइजेशन में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप इज सोल्यूबलाइजेशन, सोल्यूबलेशन कह सकते हैं आप। ड्यूरिंग दिस स्टेप अनएरोबिक डाइजेशन होगा, अनएरोबिक डाइजेशन होगा। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब लाइक क्लोस्ट्रीडियम या सूडोमोनास। क्लोस्ट्रीडियम या सूडोमोनास जैसे माइक्रोब्स क्या करेंगे? जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉल सिंपलर फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को हम और क्या कह सकते हैं? पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स को स्मॉल सिंपलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म क्या हो गई? मोनोमर। तो पॉलीमर से मोनोमर की फॉर्मेशन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोब्स। तो अनाएरोबिक डाइजेशन है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं मोनोमेरिक फॉर्म में, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरिया। ये कैसे हैं? फोल्टेटिव एनाएरोबिक बैक्टीरियाज, डिकम्पोजर्स। क्लियर? पहला स्टेप सोल्यूबलाइजेशन हो गया। अब इसमें दूसरे स्टेप में एसिडोजेनेसिस होगा। दूसरे स्टेप में एसिडोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन होता है, एसिडो मतलब एसिड्स, तो एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो जो मोनोमर्स बने हैं, इन मोनोमर्स पर कौन एक्ट करेगा? कौन एक्ट करेगा? इस पे भी माइक्रोब्स एक्ट करेंगे। यहां पे होगा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू इन मोनोमर से क्या बन जाएंगे? ऑर्गेनिक एसिड्स की फॉर्मेशन। ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड। क्लियर है बच्चों? तो एसिडोजेनेसिस हो गया। तो यहाँ पे मोनोमर्स ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट हो गए। नाउ ड्यूरिंग थर्ड स्टेप विच इज द फाइनल स्टेप ऑल्सो, मिथेनोजेनेसिस। फिर से जेनेसिस वर्ड आ गया। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, यहाँ पे प्रोडक्शन कह देंगे हम। मिथेनो का मतलब मीथेन, तो मीथेन प्रोडक्शन हो रहा है।
तो जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है वो ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड, उस ऑर्गेनिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, मीथेन में, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये काम होता है विद द हेल्प ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप क्या कह दोगे, मिथेनोजेंस, मीथेन प्रोड्यूस करने वाले, सॉरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पे जो एसिटिक एसिड था वो क्या प्रोड्यूस कर देगा, मीथेन प्रोड्यूस कर देगा प्लस CO2 प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, इस CO2 से भी मीथेन प्रोड्यूस होती है और वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर। तो ये ओवरऑल 3 स्टेप की प्रोसेस है। पहले स्टेप में पॉलीमर से मोनोमर की फॉर्मेशन होगी, मोनोमर से ऑर्गेनिक एसिड बनेंगे और ऑर्गेनिक एसिड से फिर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अब अगर सेटअप की बात करें, जो बायोगैस प्लांट है वहां पे अनाएरोबिक डाइजेस्टर होता है, डाइजेशन होता है इन ए लार्ज चैम्बर, जिसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे एक इनलेट टैंक होता है जहां से स्लरी ऐड की जाती है। स्लरी का मतलब काऊ डंग मिक्स विद वाटर, दैट इज स्लरी। ठीक है, उसके बाद फर्मेंटेशन चैम्बर होगा जहां पे बायोगैस प्रोड्यूस होगी, जहां पे माइक्रोब्स एक्शन करेंगे, फर्मेंटेशन होगा, अनाएरोबिक ब्रेकडाउन होगा, सोल्यूबलाइजेशन, ये सारा काम यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर इसके बाद गैस स्टोरेज टैंक जहां पे सारी की सारी गैस स्टोर हो जाएगी। एंड फाइनली आउटलेट, जो स्लरी का लेफ्ट ओवर पार्ट है जिसको एज ए मैन्योर यूज किया जाएगा वो, एंड ये गैस जो है, जो बायोगैस या गोबर गैस प्रोड्यूस हुई, वो एक दूसरे एग्जिट पाइप के थ्रू कलेक्ट कर ली जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा सेटअप होता है। अब एक बार फिर से मैं समराइज करूं पूरी प्रोसेस के लिए, तो पहले स्टेज में क्या हुआ था, सोल्यूबलाइजेशन हुआ, हाइड्रोलाइसिस हुआ, ब्रेकडाउन हो गया ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स का, किसमें, मोनोमर्स में। ठीक है, जो प्रोटीन्स, फैट्स, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, तो ये डिकम्पोजर माइक्रोब्स की हेल्प से हाइड्रोलाइसिस हो गया, सोल्यूबलाइजेशन हो गया, तो सोल्यूबल कंपाउंड्स या मोनोमर्स की फॉर्मेशन होगी। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, एसिडोजेनेसिस हुआ, एसिड फॉर्मेशन हुई। तो फर्मेंटिव बैक्टीरिया जो डाइजेस्टर में प्रेजेंट हैं वो एक्ट करेंगे मोनोमर्स पे और शुगर और अमीनो एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और हाइड्रोजन या ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ, एसिडोजेनिक माइक्रोब्स हैं वो ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्मेशन कर देंगे। एंड फाइनली ड्यूरिंग थर्ड स्टेप मिथेनोजेनेसिस या मीथेन फॉर्मेशन अकर्स। तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो ऑर्गेनिक एसिड से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर देंगे। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कर रहे हैं यहाँ पे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लाइक एसिटिक एसिड। क्लियर है बच्चों, ये बात समझ आ गई। अब सिग्निफिकेंस में जाने से पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास 50 केजी फ्रेश काऊ डंग है, 50 केजी फ्रेश काऊ डंग है। उसको हम 3 कंपोनेंट में या 3 तरह से उसको हम यूज कर सकते हैं। पहला यूज क्या करेंगे, उसको एज व्हाट यू से ड्राई कर लेंगे। 3 कंपोनेंट बना दिए, 10 केजी हमने उसमें ड्राई कर लिया, ड्राई डंग। क्लियर। तो इसकी जो पोटेंशियल है वो है 30,000 किलो कैलोरी। लेकिन जब एज ए ड्राई डंग उसको हम यूज करते तो उसकी एफिशिएंसी रहती है सिर्फ 10%। 10% एफिशिएंसी मतलब कितनी एनर्जी मिलेगी, ओनली 3000 किलो कैलोरी। बात समझ में आई, ओनली 3000 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। ठीक। डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज ये होगा
कि उससे एक तो एयर पोल्यूशन होगा, बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस होती है। दूसरा, एनर्जी लॉस तो हो ही हो गया, कोई मैन्योर नहीं प्रोड्यूस होगा, नो मैन्योर। तो दो मेजर डिसएडवांटेजेस कि 10% एफिशिएंसी, एयर पोल्यूशन, और साथ में कोई मैन्योर भी नहीं मिल रहा। अब दूसरा अल्टरनेटिव देखते हैं, उससे अगर हम बनाए क्या, मैन्योर, उससे हम बनाए मैन्योर, तो मैन्योर सफिशिएंट होगा फॉर 2 क्रॉप्स इन 1 acre, ठीक। लेकिन इसका भी डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है इसमें, वहां पे मैन्योर नहीं मिला था, यहाँ पे फ्यूल नहीं मिलेगा, नो फ्यूल इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर। फिर ऑफेंसिव ऑर्डर आती है, स्मेल आती है। एंड एक और डिसएडवांटेज इसमें हो सकता है, स्प्रेड ऑफ फीकल एंड प्लांट पैथोजन, स्प्रेड ऑफ फीकल एंड प्लांट पैथोजन, तो उससे बीमारियां हो सकती हैं। तो फिर से डिसएडवांटेज हो गए कि भैया ना तो इसमें फ्यूल मिल रहा, ना इसमें प्रोटेक्शन मिल रही, पैथोजन से बीमारियां और हो सकती हैं, और एक पिक्यूलियर सी स्मेल भी आती है। तो जी ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन ये है कि इसको हम एनारोबिक डाइजेशन के थ्रू यूज करें, एनारोबिक डाइजेशन के थ्रू इसको हम यूज करें, जो कि हम अभी कर रहे थे, मतलब बायोगैस प्रोड्यूस करने में इसको यूज करें। तो जब एनारोबिक डाइजेशन इसका होगा, तो इसकी एफिशिएंसी 30% तक हो जाती है, 30%, 3 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंसी होगी। दूसरा, एडवांटेजेस होंगे इंस्टेड ऑफ डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस होंगे कि कोई पोल्यूशन नहीं, नो पोल्यूशन। दूसरा, नो ऑर्डर, ऑफेंसिव ऑर्डर प्रोड्यूस होगी। तीसरा, व्हाट यू से, नो स्प्रेड ऑफ डिजीज, नो पैथोजन स्प्रेड। क्लियर। और मैन्योर भी मिलेगा इससे, जो लेफ्ट ओवर स्लरी है उसको एज मैन्योर यूज किया जा सकता है। तो देखो, इसके फायदे ही फायदे हैं कि एनर्जी ज्यादा मिलेगी, कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा, ऑर्डर नहीं प्रोड्यूस हो रही, कोई पैथोजन नहीं स्प्रेड हो रहे, और मैन्योर और मिल गया साथ में, ठीक। तो ये एडवांटेजेस की बात होगी कि वो गैस जिसको हम गोबर गैस भी कहते हैं, इसमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है, मीथेन मेजर कंपोनेंट है, जो प्रोड्यूस हुई बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर थ्रू एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। तो सबसे पहले रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, एडवांटेज की बात कर रहे हैं। दूसरा, चीप, इजी टू प्रोड्यूस, कंबस्टेबल गैस है मीथेन, तो इसको कुकिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, पावर जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन फ्री सोर्स है एनर्जी का। जो लेफ्ट ओवर स्लरी है, उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, मैन्योर की तरह यूज किया जा सकता है। एंड स्टोरेजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि जहां जब जरूरत होगी तब उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये दोनों चीज प्रोवाइड कर रही है आपको, एनर्जी भी मिल रही है आपको, मैन्योर भी मिल रहा है ना। एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है क्योंकि पोल्यूशन नहीं कॉज कर रही, स्टोरेज है, ज्यादा एफिशिएंट है, इकोनॉमिक है, एफिशिएंसी भी ज्यादा है, 30% एफिशिएंसी है, और डिजीज स्प्रेड में भी चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। क्लियर है बच्चों। तो दिस इज द यूज ऑफ माइक्रोब्स, कि हमने क्या किया, बायोगैस की हमने बात करी, जो अनायरोबिक एक्शन से प्रोड्यूस होती है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया से, जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। ये टेक्नोलॉजी डेवलप की इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और केवीआईसी ने मिलके, इससे मैन्योर भी मिलता है, बायोफ्यूल मिलता है, जो पोल्यूशन फ्री है, क्लीन फ्यूल उसको हम कह सकते हैं। तो ये रोल था माइक्रोब्स का बच्चों इन बायोगैस प्रोडक्शन। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स हैं। बायो कंट्रोल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज बायो कंट्रोल, बायोलॉजिकल मेथड्स, बायोलॉजिकल मेथड्स, है ना। बायो कंट्रोल का मतलब तो यही हो गया, फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेस, फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट प्लस प्लांट डिजीजेस।
ठीक है बच्चों मेरे, कि मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम में फार्मर्स ने केमिकल का यूज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, insecticide, pesticide, weedicide to control plant diseases and pests. But increased use of these chemicals is harmful क्योंकि केमिकल है तो टॉक्सिक है, राइट? तो वो ह्यूमन बींग्स के लिए भी, प्लांट के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी, सॉइल पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन सब कर रहा है। तो नाउ शिफ्ट इज टुवर्ड्स बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज करके उनको कंट्रोल किया जाए, ठीक है, विच कैन बी वेरी इफेक्टिव। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस, तो ये कुछ बायो माइक्रोब्स हैं जिनको यूज किया जाता है, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। तो लेडी बर्ड बीटल है, उसको यूज किया जाता है एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए, ड्रैगन फ्लाई को यूज किया जाता है मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए, वही टेबल जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, है ना। बैक्यूलो वायरस स्पेशल टाइप का न्यूक्लियो हाइड्रो वायरस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थ्रोपोड इनका होस्ट होता है। ट्राइकोडर्मा सोइल बोर्न पैथोजन है। आप देखिए बैसिलस thuringiensis का क्लासिकल एग्जांपल है, लेकिन उससे पहले ये दोनों एग्जांपल लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज, मॉस्किटो और सॉरी एफिड और मॉस्किटो के लिए याद रखना है। बैसिलस thuringiensis बटरफ्लाई कैटरपिलर को यूज करता है, उसके लिए यूज किया जाता है एज कंट्रोल। इसको भी हम बायोटेक में पढ़ेंगे, हम बैसिलस thuringiensis, बीटी कॉटन हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। अब ये क्या है, ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, और जैसे ही कोई इंसेक्ट इसको कंज्यूम करता है उसके लार्वा में ये टॉक्सिन एक्टिव हो जाता है और उसको किल कर देता है। बीटी कॉटन में बता रहा था, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग फंजाई है, तो रूट इकोसिस्टम में मिलता है। इसी तरह राइजोबियम बैक्टीरिया है, रूट नोडुल्स में मिलता है, राइजोबियम सॉरी लेग्यूमिनस प्लांट्स की। एजोस्पाइरलम और एजोबैक्टर नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा देते हैं सोइल का। अब यहाँ पे मैं एक और स्पेशल, एक तो ट्राइकोडर्मा आपको याद रखना है, ट्राइकोडर्मा क्योंकि एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है वो तो याद करना ही करना है। फ्री लिविंग फंजाई, फ्री लिविंग फंजाई है बच्चों, ठीक है। रूट इकोसिस्टम में मिलते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं। और बैक्यूलो वायरस, बैक्यूलो वायरसेस, ये भी इंपॉर्टेंट। ये किससे बिलोंग करते हैं, मैंने बताया था न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, ठीक है, ये जीनस है इसका। बैक्यूलो वायरस बिलोंग्स टू जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस एंड एक्ट्स एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह उसको यूज किया जाता है। दे क्यों यूज किया जाता है, स्पीसीज स्पेसिफिक है, नैरो स्पेक्ट्रम है, टारगेटेड ऑर्गेनिज्म पे ही काम करते हैं, ठीक है। बैक्यूलोवायरस का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म नैरो स्पेक्ट्रम की वजह से, ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स हैं आर यूजफुल इन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम। जब बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को कंजर्व किया जाता है या इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को कंजर्व किया जाता है तो उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो माइक्रोब्स फर्टिलाइजर की तरह भी यूज किए जाते हैं, ये सारे याद रखना है। राइजोबियम लेगुमिनोसोरम, राइजोबियम फेसियोली, एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरुलम। फ्री लिविंग कौन से हैं, सिम्बायोटिक कौन से हैं, ये आपको याद रखने बेटा, ठीक है। अब बस एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, एक चीज और बता देता हूँ नहीं इससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, एक स्लाइड और आपके लिए मुझे इंसर्ट करनी पड़ेगी। यस, जनरेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, जैसे हमने वैक्सीन की जनरेशन पढ़ी है वैसे जनरेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। फर्स्ट जनरेशन, इसमें क्या आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। सेकेंड जनरेशन ऑफ पेस्टिसाइड, इसमें क्या आ जाएगा, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्सटेंसेस, सिंथेटिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये सेकेंड जनरेशन। एंड नाउ थर्ड जनरेशन, इंसेक्ट हार्मोन्स, जिसको हम क्या कहते हैं, फिरोमोन्स,
दे एक्ट एज थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स। ठीक है। अब फंजाई, फंजाई का एसोसिएशन होता है किसके साथ, बताओ, प्लांट के साथ। फंगल लाइफी का एसोसिएशन विद प्लांट इज नोन एज माइकोराइजा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ग्लोमस इसका बेस्ट एग्जांपल। ठीक है। अब क्या एसोसिएशन है, जो फंजाई है इट एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल, और वो फॉस्फोरस वो दे देता है प्लांट। ठीक है। अब जो बहुत सारे मेंबर्स हैं ग्लोमस जीनस के, वो मायोराइजा बनाते हैं। क्या बेनिफिट है, वाई दे आर यूज्ड, साइनोबैक्टीरिया को भी यूज करते हैं, ये तो बायो फर्टिलाइजर वाली बात होगी। क्यों यूज किया जाता है, नंबर वन रेजिस्टेंस टू सॉइल बोर्न डिजीजेस, सॉइल की वजह से, सॉइल पैथोजन की वजह से जो डिजीज होता है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। ठीक है जी। और क्या होता है, इंक्रीज टॉलरेंस, इंक्रीज टॉलरेंस टू सैलिनिटी, हाई सैलाइन कंडीशन में भी प्लांट ग्रो कर सकता है, ड्रोट में भी कर सकता है, तो ये भी रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलप। अब ये साइनोबैक्टीरिया जो है उनको भी बायो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, ये स्लाइड पहले आनी चाहिए थी, चलिए कोई बात नहीं। तो मेजर चीजें हमने डिस्कस कर ली। सो दिस इज रिगार्डिंग योर चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अगर फिर भी कोई डाउट है तो क्या करना है आपको, कमेंट सेक्शन में पूछना है आपके स्टडी डेस्टिनेशन के। और क्योंकि ये 30 डे चैलेंज हम कर रहे हैं, तो आप खुद तो देखिए आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं, लेकिन आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, जिससे आपको पता चले ना वो कितने पानी में है। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कीप स्टडिंग।